आशीष त्रिपाठी आपके साथ और विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुकमा से बड़ी खबर, नक्सली कमांडर बसंत उर्फ सोमलू उर्फ रवि की मौत का मामला आज सामने आया। दरअसल रवि की मौत की जानकारी अभी मिल रही है और ताड़ मेटला, उरपल मेटा, तोंगगुड़ा, भट्टीगुड़ा हमलों में ये शामिल था। नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी। दरअसल इसके मौत की जानकारी एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है। गंभीर बीमारी के चलते 3 मई को इसकी मौत हो गई थी। नक्सलियों के बटालियन में सीवाईपीसी और बीएनपीसी मेंबर था बसंत। नक्सलियों के हथियार फैक्ट्री का प्रभारी भी बसंत रह चुका था और बसंत की मौत से नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। बीजापुर के कोरचोली का रहने वाला बसंत, जिसके गंभीर बीमारी की वजह से मौत हो गई। सतीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सतीश, प्रेस नोट जारी किया गया था नक्सलियों की तरफ से जानकारी देने के लिए। हाँ जी, आज आप बता दूं कि आज जो है माओवादियों के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें माओवादियों का जो है एक दक्षिण सब जो ब्यूरो होता है उसके द्वारा जो है प्रेस नोट जारी किया गया है। उसमें उल्लेख किया गया है कि जो नक्सली कमांडर बसंत उर्फ सोमलू उर्फ रवि की मौत हुई है और ये संगठन के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि ताड़मेटला जैसी घटना, ताड़मेटला में जहाँ 76 जवान शहीद हो गए थे, ताड़मेटला जैसी घटना में ये शामिल रहा है और इसके साथ ही साथ जो है ये सीवाईपीसी और बीएनपीसी का मेंबर था और 26 सालों से ये हथियार कारखाना का प्रभारी था, जिसमें पीएलजीए के लिए जो है हथियार, गोला बारूद, बम बनाया जाता था। उसका जो है ये मेन प्रभारी था। बताया जाता है कि पिछले जो है 3 मई को जो है गंभीर बीमारी के चलते वो मेडिकल की सुविधा नहीं मिल पाई, इसके चलते जो है नक्सली कमांडर की मौत हो गई और ये पुलिस के लिए बड़ी राहत की बात है। बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली गांव का रहने वाला था बसंत और ये बहुत ही राहत की बात पुलिस के लिए होगी, लेकिन वहीं नक्सलियों के लिए जो है काफी नुकसान वाली खबर है। जी बिल्कुल, और कई प्रभारी के तौर पर कई बड़ी जिम्मेदारियां नक्सली मोर्चों में ये संभाल चुका था। सतीश, इस विषय को लेकर जो प्रेस नोट जारी किया गया है, क्या प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी कोई कंफर्मेशन के लिए प्रयास किए जाते हैं या प्रेस नोट की जानकारी काफी है? अभी तक जो है ऐसे प्रेस नोट की जो है दरअसल जो है जो पुलिस के द्वारा भी कंफर्मेशन जारी किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि भ्रामक जानकारी भी होती है जिसके चलते जो है एक गलत सूचना मिलती है। लेकिन पुलिस भी जो है इस पूरे घटना की तस्दीक कर रही है। उनके गाँव का जो इलाका है गोरचोली, वहाँ पर भी तस्दीक कर रही है कि क्या जो है जो बसंत है उसकी मौत हुई है, क्योंकि मौत होने की सूचना भी जो है परिजनों को नक्सली संगठन द्वारा दी जाती है। तो जैसे ही तस्दीक होगी तो उसके बाद जो है पुलिस कुछ कह पाएगी और खुलासा कर पाएगी कि आखिरकार मौत का कारण क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि नक्सल घटनाओं, मुठभेड़ों में भी जो है नक्सली खत्म होते हैं, इसके बाद जो है उन्हें जो है डाइवर्ट करने के लिए इस टाइप का भी जो है प्रेस नोट जारी करते हैं। तमाम विषयों पर जो है पुलिस तस्दीक कर रही है कि आखिरकार किन कारणों के चलते जो है बसंत की मौत हुई है। लेकिन अगर ये किसी मुठभेड़ में मारा गया होता सतीश, तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से इसकी जानकारी दे दी गई होती। गंभीर बीमारी का जिक्र किया गया, बीमारी क्या थी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और प्रेस नोट में जैसा कि लिखा है कि गंभीर बीमारी के चलते 3 मई को मौत हुई है, तो लिहाजा है कि बीमारी गंभीर पिछले 6-7 महीनों से रही होगी, क्योंकि एकाएक जो है मौत दरअसल नहीं होती। तो इलाकों में क्या है, मेडिकल की सुविधा भी नहीं रहती है। ये काफी कोर और घना जंगल वाला इलाका है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार कैंप खोले जा रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है। तो जैसे जैसे फोर्स अंदर जा रही है वैसे वैसे माओवादियों का दायरा सीमित होते जा रहा है। माओवादी जो है घने जंगलों में सिमटते जा रहे हैं, तो लिहाजा जो है मेडिकल की सुविधा जो है समय पर उपलब्ध नहीं हुई होगी, इसके चलते जो है नक्सली लीडर जो है बसंत, उसकी मौत हुई होगी। बिल्कुल, और चूंकि जिस तरह से सतीश कई बार भ्रामक जानकारियां देकर भी गुमराह करने का काम किया जाता है, और इस तरह से अगर इस कमांडर की मौत की बात, बसंत की मौत की बात अगर ये कंफर्म कर रहे हैं प्रेस नोट के माध्यम से, नक्सलियों के लिए तो ये बड़ा नुकसान है ही, साथ ही पुलिस प्रशासन को भी इस पर जानकारी पुख्ता करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका सतीश इस जानकारी के लिए। और छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बागेश्वर धाम में पहाड़ी से एक महिला ने छलांग लगा दी। दरअसल अज्ञात महिला ने 400 फीट ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। छलांग लगाने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची महिला की शिनाख्त में जुटी हुई है। आखिर ये महिला कौन थी और ऐसा इसने क्यों किया, इन कारणों का पता लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बागेश्वर धाम स्थित एक पहाड़ी से महिला ने छलांग लगा दी। 400 फीट ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाई है। क्या वाकई ये छलांग लगाकर की गई आत्महत्या है या कुछ और मामला है, इस मामले पर बात करेंगे। नरेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नरेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या शिनाख्त हो पाई कि कौन महिला थी और क्या कुछ है पूरा मामला?
देखिए आशीष, छतरपुर जिले का जो बागेश्वर धाम है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। जहाँ तक बात की जाए, जब विज्ञान इलाज करने में हार जाता है तो लोगों की जो आस्था है, ऐसी मान्यता है कि बागेश्वर धाम में उनका इलाज किया जाता है। और इसी के चलते यह महिला जो है, अभी तक जो प्रथम दृष्टया जानकारी निकल के सामने आ रही है, अज्ञात महिला है जिसने बागेश्वर धाम में स्थित जो पहाड़ी है, करीब 400 फीट ऊंची पहाड़ी बताई जा रही है, जहां पर जाकर उसने छलांग लगाई है। और जो हमारे सूत्रों से बात हुई है, उनका कहना है कि यह जो महिला है करीब 10 दिन से बागेश्वर धाम में डेरा डाले हुए थी और इसका जो दिमागी हालत है वो सही नहीं थी, यानी वो इलाज के लिए बागेश्वर धाम की शरण लिए हुए थी, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया या फिर किसी तरह की और भी तनाव रहा होगा। तो महिला ने आज सुबह जाकर पहाड़ी पर, जो 400 फीट की ऊंची पहाड़ी बताई जा रही है, उससे छलांग लगाई और छलांग लगाने के बाद मामले पर नरेंद्र और डिटेल्स निकालेगा। मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच भूपेश बघेल पहुंचे हैं कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए। क्या कुछ कह रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। आधा किया है, मतलब साफ है वो 200 यूनिट तक की बिजली बिल फ्री है। और अभी तक के जो 42 लाख, क्षमा चाहूँगा, 42 लाख परिवार को जो बिजली कनेक्शन मिला है और उनको हमने सब्सिडी दी है, उसमें 3200 करोड़ से अधिक की राशि अभी तक के राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी हमने दे दिया है। इसका मतलब ये है कि हम पहले कर चुके हैं, वही वादा आपको कर्नाटक में कर रहे हैं। दूसरी गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें हिमाचल प्रदेश में बात कही गई थी और वहां हम लोगों ने उसकी शुरुआत कर दी है। अन्न भाग्य योजना, यहां प्रति व्यक्ति 10 किलो देने की बात, और हमने छत्तीसगढ़ में प्रति परिवार 35 किलो, मतलब 3 का भी परिवार है, पति पत्नी और एक नाबालिग बच्चा है, तो उसको भी 35 किलो मिल रहा है वहाँ। तो हम लोगों ने प्रति परिवार यूनिट माना है और कर्नाटक में वही प्रति व्यक्ति यूनिट माना है। और उसमें लगभग 5000 करोड़ की सब्सिडी अभी तक के राज्य शासन की ओर से आम उपभोक्ताओं को पहुँच चुका है। उसी प्रकार की युवा निधि योजना, जिसमें ग्रेजुएट को 3000 और डिप्लोमाधारी को 1500, हमने छत्तीसगढ़ में 12वीं पास जो छात्र छात्राएं हैं और जिसका 2 साल का रजिस्ट्रेशन है, उन सबको 2500 रुपया देने का फैसला किया है। और अभी 30 अप्रैल को 70,000 युवाओं को मैंने 16 करोड़ से अधिक की राशि उनके खाते में डाल के आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस कहती है वो करती है। और एक योजना जो युवा निधि के साथ, जो शक्ति योजना है, फ्री ट्रेवल, जो महिलाओं के लिए बसों में कोई किराया नहीं लगेगा, तो इस प्रकार की जो गारंटी दी गई है, तो उसको हमको पूरा करना है। आदरणीय साथियों, एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है वो करती है, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है, जो ये कहती है कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, वो सारी बातें धरी की धरी रह गई। जो भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज यहाँ 40% की भ्रष्टाचार खुलेआम। और जो राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री से जब कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यही कारण है कि अपने मित्रों को खुला छूट उन्होंने दे दिया है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। थैंक यू। पब्लिक मीटिंग और भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, कर्नाटक चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर वो निशाना साधते नजर आए। और कर्नाटक में 10 तारीख को वोट डाले जाने हैं और 13 तारीख तक परिणाम आएंगे। और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल को प्रचारक के तौर पर जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी हुई है। बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। यूपी के जालौन से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बारातियों से भरी एक बस पलट गई और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 15 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। घायलों को यूपी के उरई मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया। बस में 40 के करीब लोग सवार थे और रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में जुटी रही।
मृतकों में भिंड के 2 लोग शामिल थे, जालौन के 3 लोग शामिल थे और जालौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर, बस सवार 5 लोगों की मौत का मामला, 15 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। 2:30 से 3 बजे के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक बारात जो कि थाना रेंडर क्षेत्र के से गई थी, ग्राम मड़ेला से थाना रामपुरा क्षेत्र में ये बारात गई थी, लेकिन दुतावली गांव में, और वहां से लौटते समय लगभग 2:30 बजे के आसपास इस बस का किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उस समय इस बस में लगभग 40 लोग बताए जा रहे हैं। जो बारातियों से भरी हुई बस थी और इसमें लगभग 15 के आसपास लोग गंभीर रूप से घायल हुए और जिनको CSC पर लाया गया। उनमें से 5 लोगों को मृत घोषित किया गया है CSC प्रभारी के द्वारा। अन्य जो घायल हैं उनमें कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, उनको भी रेफ़र किया जा रहा है मेडिकल कॉलेज में, और बाकी अन्य घायल ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं है, उन सभी का प्राथमिक उपचार यहाँ पर किया जा रहा है। अन्य कई लोग प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ से जा चुके हैं। और छिंदवाड़ा से खबर आ रही, जहां 2 बच्चों सहित तो कुएं में गिरी एक महिला, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कपड़े धोने के दौरान यह हादसा हुआ। बिछुआ के थोटा माल की यह घटना बताई जा रही है, जहां 2 बच्चों सहित एक महिला कुएं में गिर गई। हादसे में तीनों की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि कपड़े यहां पर धो रही थी ये महिला और इस दौरान यह हादसा हुआ। बिछुआ के थोटा माल की घटना बताई जा रही है, जहां 2 बच्चों सहित महिला के कुएं में गिरने का मामला। हमले में तीनों की मौत हो गई, माफ कीजिएगा, हादसे में तीनों की मौत हो गई और कपड़े धोने के दौरान यह हादसा हुआ है। और बिछुआ के थोटा माल की घटना बताई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो अब तक जानकारी मिल रही है उसमें यह हुआ कि महिला वहां कपड़े धो रही थी और कपड़े धोने के दौरान 2 बच्चों सहित महिला कुएं में गिर गई। और कैसे क्या कुछ ये घटनाक्रम रहा, इसके बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें यह कि हादसा हुआ कुछ इस तरह, जिसमें एक महिला और 2 बच्चे कुएं में गिर गए और मौत हो गई तीनों की। और इंदौर में फिल्म द केरला स्टोरी बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दिखाएंगे जनता को, और जनता को द केरला स्टोरी फिल्म दिखाए जाने के लिए आज मल्हार मॉल में स्पेशल शो रखा गया। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय भी यहां मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे, यानी अब से कुछ ही देर में ये शो शुरू होगा। फिल्म द केरला स्टोरी यहां पर दिखाई जाएगी और सीएम शिवराज सिंह ने कल इस फिल्म को टैक्स फ्री किया था। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय भी यहां पर मौजूद रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे ये स्पेशल शो रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टैक्स फ्री का ऐलान किया था और अब जो महासचिव हैं पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय, वे और उनके पुत्र और विधायक आकाश विजयवर्गीय, एक स्पेशल शो रखा गया इन लोगों के द्वारा और आम लोगों को, जनता को यहां पर फिल्म द केरला स्टोरी दिखाई जाएगी। और फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने दावा किया है कि यह फिल्म केरल की सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जहां से लड़कियों को लव जिहाद के माध्यम से उनका धर्मांतरण करवाकर उन्हें आतंकवाद के काले अंधे कुएं में ढकेल दिया गया, उस पर आधारित ये कहानी बताई जा रही है, दावा किया जा रहा है। बहरहाल आज स्पेशल शो दोपहर 12:30 बजे रखा गया है। अब से कुछ ही देर में ये शो शुरू होगा। और ये फिल्म काफी सुर्खियों में बनी हुई है, साथ ही साथ सियासत के भी केंद्र में ये फिल्म आ गई है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा 7 जुलाई को इस फिल्म को महिलाओं के साथ देखने के लिए जाएंगे। विधायक ने भोपाल के कोलार सिनेमा हॉल को बुक किया है, जहां वे बहनों के साथ फिल्म देखेंगे। और बीजेपी विधायक का यह कहना है कि जिहाद और धर्मांतरण जैसे काले सच को समाज के सामने लाना जरूरी है। फिल्म को लेकर क्यों मचा है सियासी घमासान, बता रहे हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। फिल्म द केरला स्टोरी की चर्चा इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में भी जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस फिल्म द केरला स्टोरी के जरिए बीजेपी अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश में है और यही वजह है कि राज्य सरकार के इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित करने के बाद बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा अपने विधानसभा में एक थिएटर बुक कर महिलाओं के साथ फिल्म देखने की तैयारी में हैं।
बीजेपी की कोशिश है कि इस फिल्म के जरिए लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन भाजपा लोगों को जागरूक करने के बहाने अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की तैयारी में है। द केरला स्टोरी धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर आधारित है और बीजेपी इसी फिल्म के जरिए अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि बीजेपी विधायक अब अपने विधानसभा क्षेत्र में इस फिल्म के जरिए अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की तैयारी में है। और छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में बम्पर भर्ती होने जा रही है। दरअसल करीब 14,000 पदों पर नियुक्तियां होनी है। खबर यह है कि जल्द ही इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा। बताते ये भी चले कि स्कूल शिक्षा विभाग इन भर्तियों के लिए प्रस्ताव भेज चुका था, जिसे वित्त विभाग ने मंजूर कर दिया है। और कब तक ये नोटिफिकेशन जारी होगा, क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया, बता रही हैं तनु वर्मा। सरकारी नौकरी में भर्तियों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भर्ती के संबंध में उच्च अधिकारियों की बैठक ली थी और इस बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद से विभागों के द्वारा भर्ती की प्रक्रिया जो है वो जारी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में शिक्षा विभाग में 14,000 और पदों पर नियुक्ति हो सकती है। जल्द ही भर्ती को लेकर विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग के द्वारा नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके बाद वित्त विभाग के द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अभी फिलहाल शिक्षा विभाग में 12,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और सुकमा में छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर चरला थाना क्षेत्र के पुट्टापड़ू वन क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में एक नक्सली के ढेर होने की खबर है। दरअसल यहां पर तेलंगाना ग्रेहाउंड फोर्स ने ये कार्रवाई की है। एनकाउंटर से जुड़ी सारी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश चांडक। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर लगातार माओवादियों की मौजूदगी की सूचनाएं फोर्स को मिल रही थी, जिसके बाद जो है तेलंगाना के चेला मंडल से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें ग्रेहाउंड की फोर्स कल रात के ऑपरेशन के लिए रवाना हुई और लगातार जो है रात भर ऑपरेशन करने के बाद में सुबह करीब जो है 6 बजे नक्सलियों का आमना सामना हुआ और दोनों ओर से भारी मात्रा में जो है मुठभेड़ हुई है। और इस मुठभेड़ में जब इलाके की सर्चिंग की गई तो एक माओवादी नक्सली का शव मिला है और इसी के अलावा जो है एक SLR हथियार मिला है। हालांकि अभी किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि वहाँ पर नक्सलियों का कैंप था और लगातार नक्सलियों की वहाँ पर मौजूदगी थी। इसके बाद जो है ग्रेहाउंड्स के जवानों के द्वारा एक ऑपरेशन किया गया था। इस ऑपरेशन में ग्रेहाउंड के जवानों को सफलता मिली है और ये सीमावर्ती इलाका है। ये सुकमा, बीजापुर और तेलंगाना का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस इलाके की घटना है और लगातार वहाँ पर माओवादियों की मौजूदगी की सूचना है खुफिया तंत्र को मिल रही थी, जिसके बाद एक ऑपरेशन किया गया और फोर्स अभी भी जो है उस इलाके में मौजूद है और कैंप के लिए वापस रवाना हो गई है। जैसे ही वापस फोर्स जो है सुरक्षित अपने ठिकाने पे पहुंचेगी, उसके बाद जो है अधिकारियों के द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार मुठभेड़ में कितना माओवादियों को नुकसान हुआ है और मारा गया नक्सली जो है किस कैडर का नक्सली है। इसके साथ ही साथ मुठभेड़ को लेकर जो है समस्त रूप से जो है विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बजरंग दल पर रोक लगाने की मांग कर रही है कांग्रेस। अगर